हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जारफ फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। ये जो है वो उसी का एक लिमिटिंग केस है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे इसमें डिफरेंट चीज़ें डिफाइन की जाती है, ओके, और कैसे इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, कल पढ़ा था, उसी की एक पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म होती है। कब बाइनोमियल पॉइजन में चेंज होता है, जब ये तीन चीज़ें फॉलो हो। क्या? फर्स्ट तो ये कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इनडेफिनेटली लार्ज होने चाहिए, यानी जो एन है ना वो टेंड्स टू इन्फिनिट होना चाहिए, यानी बहुत बार ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ओके, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। दूसरी चीज़ ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज इनडेफिनेटली स्मॉल, यानी हर ट्रायल के अंदर सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी, वो टेंड्स टू जीरो है, ओके। एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, पी टेंड्स टू जीरो है। तो थर्ड हम बोले कि एन पी क्या होगी, फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, यानी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, पी टेंड्स टू जीरो है, और इन दोनों का प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं एन पी, तो एन पी जो है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसा मैंने अभी कंटेंट लिखते टाइम ही माइंड में आया था, तो वो चीज़ बता देती हूँ। वैसे सिमिलर नहीं है, मतलब रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स इनडेफिनेटली लार्ज हो, यानी कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं एंड टेंशन वेयर इसको बहुत बार करे जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम इन्फिनिट टाइम्स कर रहे हैं, यानी करे जा रहे हैं, और उसके अंदर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जीरो को टेंड कर रहे हैं, यानी हम सक्सेस हो ही नहीं पा रहे हैं, ओके। अगर हम कोई काम बहुत बार किए जा रहे हैं उसमें सक्सेस हो ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कैसी हुई, पॉइजन की जैसी हुई। यहाँ पर आई नो स्पेलिंग डिफरेंट होती है उसकी, लेकिन मैं उससे रिलेट करने के लिए बता रही हूँ ताकि याद रह जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ हुई ना कि उसी की फॉर्म के अंदर है, ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है ना, कुछ रिलेट मत कर लेना इसको, ओके। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर इनडेफिनेटली लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद भी हर ट्रायल के अंदर जो है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वो चीज़ पॉइजन की जैसी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कंडीशंस लगती हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में ये कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज कंसेप्ट, देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज, ठीक है। एक सिंगल ट्रायल के अंदर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जब हम एवरेज कंसेप्ट से कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस फॉर इवेंट ए आर टाइम्स आउट ऑफ एन ट्रायल्स, जैसे बाइनोमियल में था ना, वही कि कोई इवेंट ए है वो एन बार किया जा रहा है, तो आर टाइम्स उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है ना। बस इसमें ये कंडीशन लगी हुई होगी, ठीक है, कि एन ज़्यादा होगा और ये पी, वो ये कंडीशन लगी होगी। बाकी फॉर्मूला जो है इसके लिए क्या होगा वो देखिए अब। पी आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम, एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल, याद रखना है इसको, ठीक है ना। कोई इवेंट ए है, एन टाइम उसको कर रहे हैं, तो उसका आर बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दी जाती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम, एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। आर तो कितनी बार सक्सेसफुल होना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और एम क्या है हमारा, एम को हम बोलते हैं मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन कितना होता है, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एन पी। इसके लिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं और वेरिएशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसका वेरिएशन क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर जो होता है ना, यहाँ पर इस केस के लिए वेरिएंस और मीन जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बराबर होता है, यानी सिग्मा स्क्वायर भी एन पी ही होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा यानी इसका रूट लेना है मुझे, अंडर रूट ऑफ एन पी, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। मीन जो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो एन पी होता है, वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर यानी एन पी, वो एक ही बात होती है, बराबर होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिग्मा, जो कि इसका रूट लिया तो अंडर रूट ऑफ एन पी हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए।
सपोज दैट अ बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन्स 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स। एक बुक है, उसके अंदर 600 पेज है, ठीक है, और 40 उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। एज्यूमिंग दैट दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, ये एरर्स जो है वो पूरी बुक में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड एक्स द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक्स जो कि हमको बोल रखा है नंबर ऑफ एरर्स पर पेज है उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यानी उसको फॉलो करता है। कोई मिला के हमको उसका फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स। हम 10 पेज सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, ओके, उनके अंदर कोई एरर नहीं होगी, यानी वो फ्री ऑफ एरर्स होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो पहले तो हम वही जो भी पैरामीटर्स उन सबको लिख देते हैं, ओके। हमारे यहाँ पर यूँ देखो कि एरर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पी अगर मैं एरर लिखूँ, ठीक है, तो 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, पेज कितने 600, 40 डिवाइडेड बाय 600 यानी 1 डिवाइडेड बाय 15, हाँ ठीक है। ओके, उसके बाद में ये है कि हमारे पास एन कितना है, यहाँ पर 10 पेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जितने पेज सेलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया एन। एन की वैल्यू हो गई हमारे पास में 10। अब इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मीन कितना होता है, एन पी यानी 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15 यानी 2/3, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, पी आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम, एम की पावर आर डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर हमको किस चीज़ की बात करनी है, आर कितना है हमारे लिए, फ्री ऑफ एरर्स, एरर नहीं होनी चाहिए, यानी एरर कितनी हुई 0 हुई, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे हम, तो पी 0 क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये मीन एम होता है ना 2/3, तो 2/3, फिर 2/3 की पावर आर यानी 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, ये दोनों तो हो गए 1, तो क्या आया हमारे पास में e की पावर -2/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट किंग ऑफ डायमंड्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स एट लीस्ट वंस इन 104 कंजिक्यूटिव ट्रायल्स। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको यूज़ करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी की, अगर हम लोग 104 बार एक मतलब वो कार्ड्स का पैकेट है उससे कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो किंग ऑफ डायमंड्स आता है, उसके लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो एटलीस्ट वंस आता है इस चीज़ की, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको देखो 104 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल्स, इसका मतलब यहाँ पर एन हमारे पास में कितना है 104 है, ठीक है। अब किंग ऑफ डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डायमंड के अंदर एक ही तो किंग होगा कार्ड्स के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट किंग ऑफ डायमंड ऐसे लिख देती हूँ मैं पूरा, वो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा, ओके। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, पी आर इक्वल्स टू, यहीं लिख देती हूँ यार, पी आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम, एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। एम तो निकाला ही नहीं हमने, मीन एम क्या होता है यार, क्या लिख रही हूँ मैं, मीन एम क्या होता है एन इंटू पी, एन कितना है 104 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी 1 डिवाइड बाई 52, यानी ये तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो m की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। r की बात करें अब हम, तो देखो यहाँ पर एटलीस्ट वंस चाहिए, तो अब तक तो आप लोग को आ गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एटलीस्ट वंस यानी क्या करेंगे हम लोग, 0 की निकालेंगे, ठीक है ना। r इक्वल्स टू 0 लिख के हम लोग कि एक भी बार हमको किंग ऑफ डायमंड नहीं मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसको जब 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास में एटलीस्ट 1 की आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल हो ही नहीं, उसमें से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कुछ तो होगा, चाहे वो 1 2 कितनी भी बार है उसके चांसेस आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, पी एटलीस्ट वंस यानी 1 माइनस पी 0 निकालना है, ठीक है। तो 1 माइनस पी 0, 0 आर की वैल्यू 0, इसमें सॉल्व करते हैं, ई टू पावर मीन तो कितना था -2 और फिर 2 की पावर आर 0 यानी 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, तो ये 1 माइनस ई की पावर -2, 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, आगे भी वैल्यू सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, 0.865 करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% ऑफ द टूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 10 टूल्स चूजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव बाय यूजिंग दिस एंड दिस। क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास टूल्स बन रहे हैं उसमें से 10% जो है वो डिफेक्टिव निकलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने की, अगर हम लोग रैंडमली 10 टूल्स निकालें उनमें से एग्जैक्टली 2 जो है वो डिफेक्टिव हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक बार तो बाइनोमियल से करेंगे, एक बार पॉइसन से करेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पी पहले इसके सारे लिख देते हैं ना, जो भी पैरामीटर्स है। एन की वैल्यू कितनी है, 10 टूल्स सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो 10। फिर प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी पी कितनी होगी, वो 10% डिफेक्टिव आ रहा है यानी 10/100 यानी 1/10 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। 10/100 यानी 1/10 हो गया। क्यों डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/10 यानी कि 9/10 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, ठीक है, यानी आर की वैल्यू क्या है 2 है। अगर आपने कल का लेक्चर देख रखा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें ना, अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा ये वाला बाइनोमियल का। तो आर की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एग्जैक्टली 2 के लिए बोला है। फॉर्मूला लगाना है सिर्फ अब, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n - आर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। आर की वैल्यू 2 है तो क्या होगा ये 10c2 1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 10 - 2 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन अब आप लोग कर लेना, सॉल्व करोगे इसको लगभग 0.19 के बराबर आएगा ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं तो देखो क्या करना है हमको। एन की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, इधर से देख के लिख लेते हैं अब तो, है ना। पी की वैल्यू 1/10 है। मीन कितना होगा इसका, मीन होता है एम, होता है एन इंटू पी, ठीक है, यानी वो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/10, 1 इसका मीन हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू 2 है ही, ठीक है ना, बाकी चीज़ तो वही है ना, बस फॉर्मूला ही तो हमको एक बार बाइनोमियल का लगाना है, एक बार पॉइसन का लगाना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -m एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। तो 8 कितना आया 1, तो -1, 1 की पावर आर की वैल्यू क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल तो हो गया 2 × 1 यानी 2, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा e की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करते हो पूरा तो ये लगभग 0.18 के बराबर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दोनों वे से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ unfavorable reaction from a certain injection is 0.001, what is the probability that out of 2000 individuals more than 2 will suffer from unfavorable reaction। देखो कोई सर्टेन इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, वो एक अनफेवरेबल रिएक्शन दे दे, उस इंजेक्शन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए, अनफेवरेबल रिएक्शन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.001 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2000 इंडिविजुअल से उनको हम इंजेक्शन लगाते हैं तो 2 से ज़्यादा सफ़र करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब 2 से ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि 3 सफ़र करे, 4 सफ़र करे, 5 करे, 6 करे, 7 करे, 8, कहाँ तक 2000 तक। तो उस वे में तो हम कर नहीं सकते हैं, तो मोर देन 2 करना है हमको। तो 0, 1 और 2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 1 से। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2000 इंडिविजुअल्स है ना, तो 2000 हो गई एन की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पी की बात करती हूँ मैं। एक सिंगल ट्रायल पी के अंदर सक्सेस की हम बात करते हैं। सक्सेस का मतलब यहाँ पर वो है कि हमको पूछा कि इन्होंने कि अनफेवरेबल रिएक्शन हो रही, तो इस क्वेश्चन के लिए अनफेवरेबल रिएक्शन होना सक्सेस है, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अनफेवरेबल इवेंट जो है, रिएक्शन जो है वो हमारा इवेंट ए है, ठीक है। तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी यानी अनफेवरेबल रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी है 0.001, ठीक है। इवेंट ए यानी अनफेवरेबल रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी पी हो गया 0.001। अब पी हमको क्या निकालना है कि आर इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग सफ़र करें उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो कितना होगा, अगर मैं 1 में से 0 की, 1 की और 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ, यानी कि कोई भी सफ़र ना करे, एक मतलब सफ़र करे और 2 सफ़र करे, तो 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी को मैं सम करके अगर 1 में से निकाल देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि 2 से ज़्यादा जितने भी कर रहे हैं वो सब बच जाएंगे, ठीक है ना।
तो 1 माइनस, अब इसको वही है कि सबसे पहले m निकाल दो। m क्या होता है, मीन एन पी 2000 इंटू 0.001, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ रहा है ना। अब बस r की वैल्यू 0, 1, 2 तीनों के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m यानी e टू द पावर माइनस का 2, m की पावर r यानी 2 की पावर 0, ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल, प्लस इसके लिए करती हूँ तो a की पावर माइनस m तो ऐसा कैसा, और m की पावर r यानी 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, प्लस a की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस इस फॉर्मूले में m और r की वैल्यू पुट करिए। m की वैल्यू np से 2 आ गई है और r की वैल्यू 0, 1, 2 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लेना। आप लोग सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 20 बसेस पासिंग अ बस स्टॉप रैंडमली विद इन एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर लगभग के एग्जैक्ट 20 बसेस जो है वो पास हो रही है एक बस स्टॉप से। ठीक है, रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो बसेस विद इन 5 मिनट। 5 मिनट हम लोग को एक्सपेरिमेंट के लिए दे रखा है ना, कि 5 मिनट के अंदर कोई भी बस जो है वो वहाँ से ना निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये एक वैल्यू दे रखी ताकि हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो 5 मिनट की हम लोग को बात करनी है, हम सिंगल मिनट के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट में कितनी बसेस जा रही हैं, 20 बसेस जा रही हैं। ओके, तो 1 मिनट के अंदर बस के जाने की अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी होगी, 20 डिवाइडेड बाय 60 यानी 1/3। ठीक है, ये कितना है, p है हमारे पास में 1/3। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी की 1 मिनट में बस पास हो जाए वो, प्रोबेबिलिटी दैट बस पासेज इन 1 मिनट। ठीक है, p हो गया हमारे पास में 1/3। अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, हम लोग को 5 मिनट की बात करनी ना, तो हम लोग n को ले लेते हैं 5, और बस कितनी जानी चाहिए, जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी क्या बस के पास होने की निकाली है, यानी 1 मिनट में बस पास होती है, वो क्या है, सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p = 1/3, और यहाँ पर सक्सेस कितनी बार होना है, 0 बार होना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि बस पास हो ही नहीं, उसकी निकालनी है ना। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, कि बस वहाँ से पास हो रही बस स्टॉप से, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, और हम लोग 9 बसेज यानी हम चाहते हैं इवेंट हो ही ना, यानी r = कितना यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब बस फॉर्मूला लगा दो, पी आर कितना होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m, m की पावर r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। m क्या होता है, मीन m, अरे यार किसके बराबर होता है, n इंटू पी के। n कितना है 5, p कितना है 1/3 यानी 5/3 आ गया ये। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 5/3, इधर तो मतलब है नहीं 1 बन जाएगा। ठीक है ना, 5/3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, तो क्या बना, a की पावर माइनस 5/3, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 0.19। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स विच इट हायर्स डे बाय डे। ठीक है, द नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन m = मीन यानी वो m ही होगा 1.5। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर ऑन विच कार इज नॉट यूज्ड एंड सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हिंदी में बता देती हूँ, देखो एक कार फर्म है, उसके पास 2 कार है। ठीक है ना, एक एक करके वो कार को हायर करते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमको नंबर ऑफ डिमांड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, कि किस तरीके से वो चीज़ हो रही है, तो मीन हमको 1.5 दे रखा है। एक तो ये लिख दो कि मीन कितना है 1.5। हमको नंबर ऑफ डेज निकालने एक साल में, जब कार यूज़ ना हो और जब कुछ डिमांड रिफ्यूज़ हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे निकलेंगे, मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दूँ, कार यूज़ नहीं हो उसके लिए और दोनों केसेस के लिए, और प्रोबेबिलिटी को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ डेज से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने दिन वो केस बन रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखो, जैसे कार इज़ नॉट यूज, तो कार दोनों है उसके पास, यूज़ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि कार की डिमांड ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डिमांड्स अगर 0 हो
यहाँ पे अगर कार नॉट यूज का मतलब क्या होगा, क्यों यूज़ नहीं होगी, ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ डिमांड नहीं होगी, यानी कोई डिमांड नहीं तो आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी पी आर डायरेक्ट निकाल लीजिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम की पावर आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -1.5 और 0 है तो बार बार क्या लिखे हैं, चलो लिख देती हूँ, 1.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल ऑफ -1.5। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो इजी था। फिर अगला भी वैसे इजी है, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब डिमांड रिफ्यूज़ क्यों करेंगे, कोई तभी करेंगे ना जब उनके पास 2 ही कार है और कोई 2 से ज़्यादा मांग ले। मतलब अगर 2 कार है और डिमांड 2 से ज़्यादा की आ गई, तभी उनको मना करना पड़ेगा कि अब हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो डिमांड विल बी रिफ्यूज्ड इफ आर जो है वो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी नंबर ऑफ डिमांड 2 से ज़्यादा हो। अब इसके बाद देखो P ग्रेटर देन 2 निकालना है, तो ग्रेटर देन 2 के अंदर तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, आर ग्रेटर देन 2 यानी P3 प्लस P4 ऐसे लेकर। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि 1 में से माइनस करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस किस किस को माइनस करेंगे, ग्रेटर देन 2 से ऊपर ऊपर के हमको चाहिए। ठीक है, तो P0 प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, 0 1 2 इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल देंगे, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आर इज ग्रेटर देन 2 होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब 1 माइनस कुछ नहीं है, अब m पता है, m तो आपको पता है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, r आपको पता है 0 1 2, बस सब्स्टिट्यूट तो करना है, तो कर लो। एक्सपोनेंशियल ऑफ -1.5 1.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, ये तो r इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए चाहिए तो e पावर माइनस m और 1.5 की पावर r यानी 1 डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, ऐसे इसके लिए भी लिख लो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ 0.1912 करके कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली है, हमको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ डेज निकालने जब ये चीज़ हो। ठीक है, तो हमारे पास में इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो वो आएगा 0.2231, कैलकुलेटर से करके देख लेना आप लोग, तो कितने दिन ऐसे होंगे जबकि कार यूज़ नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए मैं को इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दूँ 0.2231 को, तो कितना आंसर आएगा, ये लगभग 81 पॉइंट कुछ डेज आएगा, तो 81 डेज आएगा। ठीक है, यार इसको सेपरेट कर लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना, ये मैंने इसी के लिए निकाला है डेज, एक बार मैंने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली है उसके बाद में डेज के लिए, क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई है। अगर मैं उसको एक साल के अंदर कितने डेज की बात करती हूँ, तो एक साल के अंदर 365 डेज हम लेके चलते हैं, तो 365 से अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास उतने दिन आ जाएंगे जब कार यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो वो आ गया। अब देखो उसके बाद में डिमांड रिफ्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है, तो कितने दिन जो है वो डिमांड रिफ्यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर स्पेस से पूरा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, 365 को इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, ये पॉइंट यहाँ है ना, ये ऐसे ही लग गया डॉट। ठीक है, 0.1912 तो वो 69 पॉइंट को जाता है, यानी 70 डेज लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फिर उससे टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके डेज निकल जाएंगे। ओके, तो आई होप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, इसके अपने एग्जांपल्स भी कर लें अच्छे, तो पता पड़ गया होगा किस तरीके से हम ये मीन निकालते हैं और किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहीं एंड होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।